हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2025 की जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट नंबर 19 के हम आज डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड पोलाइट इन द गिवन सेंटेंस। पोलाइट का हमें पता ही है मीनिंग क्या होता है, विनम्र। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा विनम्र हो, पोलाइट तरीके से बिहेव करता है, उसको हम बोलते हैं पोलाइट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्लीडेड। प्लीडेड का क्या मीनिंग होता है, टू मेक एन इमोशनल अपील और रिक्वेस्ट। हिंदी में हम बोल सकते हैं किसी चीज़ के लिए विनती करना, जैसे कोर्ट के अंदर क्या होते हैं, लोग जाके प्लीड करते हो। मर्सी हमें पता ही है, दया। इनसेंसिटिव, जिसमें कोई भी संवेदनशीलता नहीं हो, असंवेदनशील। रूड हमें पता ही है कि कोई व्यक्ति जो रूड है, जो पोलाइट नहीं है, जो बदतमीज है, जो अभद्र है और जिसको सभ्य समाज की अलग नहीं, जो असभ्य है। अब ऑब्वियसली पोलाइट का एंटोनिम यहाँ पे क्या होगा, रूड, असभ्य। क्वेश्चन नंबर 2, select the most appropriate option to fill in the blank. The anchor gave us a warm, यहाँ पे एक ब्लैंक आना चाहिए था, वो शायद गलती से रहेगा। The anchor gave us a dash welcome, a pleasant smile and a bouquet on reaching the hotel. जब हम होटल पहुंचे तो एंकर ने हमें अच्छा वेलकम किया, एक अच्छे से स्माइल दी और बुके दिया होटल पहुंचने को। तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है वॉर्म, सेकंड वर्क, विनिंग एंड वंडरफुल। वंडरफुल क्या होता है, कोई बहुत ही अद्भुत, विनिंग जीतना, वर्थ यानी कोई कीमत। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये तो बहुत आसान है, हमें पता। तो वो वेलकम क्या करता है, वॉर्म वेलकम ही होता है। हम अक्सर सुनते हैं कि एंकर बोलता है गिव देम ए वॉर्म वेलकम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट कोलोकेटिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। कोलोकेटिंग वर्ड क्या होता है, जो दो वर्ड हमेशा एक साथ आते हैं, यूजुअली साथ में यूज होते हैं, दे आर यूज्ड टुगेदर। तो आई लिसन टू हिम विथ बेस अटेंशन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हेप्टी। हेप्टी का क्या मीनिंग होता है, लार्ज और हेवी और बिग इन साइज। कोई चीज़ बहुत बड़ा हो, स्पेशली हम जैसे मनी के लिए यूज करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी होता है। जैसे किसी को पुलिस ने ट्रैफिक चालान काट दिया है तो फाइन बहुत बड़ा अमाउंट होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हेप्टी फाइन। यस, फीस ऑफ द स्कूल इज कॉलेज इज हेप्टी। मैसिव, अगेन बहुत बड़ा। और रेप्ट का क्या मीनिंग होता है, रेप्ट मीन्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन समथिंग, किसी की चीज में पूरा डूबा हुआ, मग्न हुआ। इसको हम बोल सकते हैं किसी चीज में तल्लीन है पूरी तरीके से। और वास्ट क्या होता है, बताइए हमें, विशाल, असीम। जैसे हम ओशन के लिए यूज करते हैं, समुद्र के लिए, जो ओ सी है वो क्या है, वास्ट है, विशाल है। तो ऑब्वियसली अब हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आई लिसन टू हिम विथ डेस। हेप्टी कोई सेंस नहीं बन रहा है, मैसी भी कोई सेंस नहीं है, वास्ट भी कोई सेंस नहीं है, रेप्ट मैंने उसको पूरे अटेंशन के साथ सुना, इस हिसाब से सुना कि मैं उसकी स्पीच में ही खो गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है। सो द न्यू ओनर्स, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। हायर्ड वर्ब फॉर्म है, पास्ट टेंस है, और लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स, ये का क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा है, इसको क्या करो, पहले इसको ऑब्जेक्ट तो पहले ले लो, ए लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स। अब क्या है, सिंस पास्ट टेंस में तो क्या आएगा, सिंपल पास्ट है तो क्या आएगा, वर्ड हायर्ड बाय। अब इसका आगे क्या ले लो, सब्जेक्ट ले लो, बाय द न्यू ओनर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, आर। आर तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, अगेन प्रेजेंट टेंस। और हेड कहाँ से आ गया भाई, हेड भी तो तब आता ना जब हेड होता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर। अब देखो इसके अंदर से यही वर्ड है, बाकी तो सब कॉमन है। ये क्या वर्ड है, आई हैड रोकस लाफ्टर फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। तो रोकस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, RAUCOUS। कैसे प्रोनाउंस होता है, रोकस। और इसका क्या मीनिंग होता है, लाउड एंड हार्श नॉइज।
जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कौवे की सी आवाज़ है, कर्कश आवाज़ होती है या शोरगुल वाली आवाज़ होती है कि आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि कौन क्या बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं रोकस। तो रोकस की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? RAUCOUS। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी क्वेश्चन है, ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सो देयर इज ए ह्यूज जनरेशन डेस बिटवीन अरुण एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स। अरुण और उसके दादा ग्रैंड पेरेंट्स, दादी और दादा के बीच में बहुत ज़्यादा जनरेशन क्या है? अब हमें देखने से पता चल जाएगा कि जनरेशन, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन तो क्या होते हैं? परंपराएं। तो जनरेशन की परंपराएं, गैप, मेमोरी और एक्सपीरियंस। तो हम कॉमनली यूज करते हैं कि बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आई एम बीन वर्किंग हियर फॉर पास्ट 10 ईयर्स। अब बताइए कौन सा टेंस है इसके अंदर? इसके अंदर कौन सा टेंस है? कोई भी एक्शन है जो बहुत पास्ट में स्टार्ट हुआ है। तो कोई भी एक्शन है जो स्टार्ट कहाँ पे हुआ है? पास्ट में हुआ है, और वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। तो ऐसे टेंस को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या क्या फॉर्म होगी? हैज या हैव बीन। हैज या हैव में से आएगा बीन, ऑब्वियसली साथ में आएगा ही, प्लस वर्ब प्लस आईएनसी। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई हैव, आई के साथ हमेशा हैव आता ही। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर पास्ट 10 ईयर्स। मीन्स में 10 साल पहले से मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो मैं आज भी वहीं पे काम कर रहा हूँ। तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक बनना है हमें। सीइंग माई मेसी रूम। मेसी क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि ही हैज़ क्रिएटेड ए मेस। मेस का क्या मीनिंग होता है? डर्टी। कोई काम को इतना गंदे तरीके से करना है, या हिज रूम इज ए मेस। मेस मीन्स डर्टी है, अनटाइडी है, अनक्लीन है, या बिखरा हुआ है। माई मदर टोट मी टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स तरीके से रखने के लिए। तो मेरे गंदे रूम को देखते हुए मुझे मेरी मदर ने सिखाया कि रूम को कैसे क्लीन रखना है। नाउ माई रूम इज डेस। यहाँ पे कहना चाहिए साफ सफाई की। भाई पहले मेरा रूम गंदा रहता था, फिर मेरी मदर ने मुझे सिखाया कि रूम को क्लीन कैसे रखना है। अब मेरा रूम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑन डिमांड। ऑन डिमांड तो हमें पता ही है कि जब डिमांड करेंगे, वेन एवर नीडेड, कि जब जरूरत होगी तब। तो रूम क्लीन जब चाहिए होगा तब थोड़ी क्लीन होगा। ऑफ नो अवेल। अब नो अवेल क्या है? एक फ्यूचर वर्ब है, एक साथ ही यूज होते हैं। ऑफ नो अवेल मीन्स क्या मीनिंग होता है इसका? यूजलेस। कि हमने, या फिर कोई काम जो हमें चाहिए था उस तरीके से काम नहीं करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफ नो अवेल। ही ट्राई टू डू दैट बट ऑफ नो अवेल, कोई रिजल्ट नहीं निकला। स्पीक एंड स्पेल, ये क्या है? इसका क्या मीनिंग होता है? नीट एंड क्लीन और टाइडी, साफ सुथरा। और हाई एंड ड्राई क्या होता है? हाई एंड ड्राई का क्या मीनिंग होता है? हेल्पलेस और स्ट्रेंडेड। कोई व्यक्ति है, उसको मदद की जरूरत है, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया है, पर कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे ही वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हिज फ्रेंड्स, बाय हिज फैमिली। सो अब हमें पता है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। नाउ माई रूम इज नीट एंड क्लीन। तो आंसर विल बी स्पीक एंड स्पेल। ये जो तीन चारों जो वर्ब्स है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमें क्वेश्चंस में देख जाती है। हमें देखो क्वेश्चन नंबर 9। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. There is a whole world out there that is invisible from the naked eye. बाहर एक ऐसी पूरी दुनिया है जो अपनी सिर्फ आंखों से देखी नहीं जा सकती। तब इसमें हमें क्या पता है कि दैट इज इनविजिबल टू आनी चाहिए। इनविजिबल टू नेकेड आई। तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, फ्रॉम नहीं आनी चाहिए, इनविजिबल टू आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है। हैड दे नॉट क्लियर द एग्जाम। दे एग्जाम। अब हमें इसको
क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबसे क्या पहले क्या करना है। अभी नोट वाला सेंटेंस यूज हो रहा है, हेड यूज हो रहा है, तो हमें पता है कि नोट वाला सेंटेंस है तो सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में और हेड है तो पैसिव में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड बीन में हो जाएगा। तो हैड दे नोट क्लियर द एग्जाम तो कैसे लिखेंगे, हैड, अब द एग्जाम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ले आओ, हैड द एग्जाम, अब क्या है नेगेटिव में है सेंटेंस तो नोट बीन तो आना ही है, हेड है तो नोट बीन हेड फॉर्म क्लियर बाय, अब दे को ले आओ, दे का क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। जो हैड द एग्जाम नोट बीन क्लियर्ड बाय द, तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या हुआ, ये तो प्रेजेंट टेंस में है, हैव, ऑब्वियसली हैड है तो हैव कैसे आ जाएगा, वाज ये तो सिंपल पास्ट टेंस में चला गया, ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, हैड द एग्जाम नॉट बीन क्लियर्ड बाय दैट। क्या क्या चेंजेज होंगे, हेड का हेड बीन होना है, क्लियर्ड है तो क्लियर तो थर्ड फॉर्म यही है, और ये इधर आ जाएगा स्टार्टिंग में, एग्जाम यहाँ पे आ जाएगा, और नोट है तो नोट आएगा। अब इसमें जो नोट की जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है, कि यार इसमें आगे पीछे करने करके एक दो सेंटेंस दे देते हैं जो गलत है। तो हैड द एग्जाम नोट बीन क्लियर बाय देम, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टेगनेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में से स्टेगनेट का करेक्ट आंसर सिनोनिम पता करना है। तो स्टेगनेट का क्या मीनिंग होता है, अगर किसी लिक्विड या ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है तो स्टेगनेट का मीनिंग होता है नॉट मूविंग, जो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। और हम क्या बोल सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति है किसके लिए बोले तो स्टेगनेट है, या जैसे करियर के लिए बात करते हैं कि इसमें तो करियर स्टेगनेट है, तो क्या बोलेंगे, नॉट ग्रोइंग, कोई चीज जो ग्रो नहीं कर रही है उसको बोलेंगे स्टेगनेट। तो ऑप्शंस क्या है, मोशनलेस, फेटल, अनस्टेबल और एक्सीडेंट। मोशनलेस जिसमें कोई मोशन नहीं है, मतलब जो स्टिल है, एक जो का त्यों है। फेटल मीन्स घातक, कोई ऐसी डिजीज या कोई एक्सीडेंट जिससे किसी की डेथ भी हो सकती है, जानलेवा बोल सकते हैं। अनस्टेबल, स्टेबल क्या होता है, स्थिर, अनस्टेबल क्या होता है, अस्थिर। और एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का क्या, एक्सीडेंट हमें पता ही है, ऑब्वियसली स्टेगनेंट का सिनोनिम क्या होगा यहाँ पे, मोशनलेस। क्वेश्चन नंबर 12, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Last before year, Sully got very good grades. पिछले साल सल्ली को बहुत अच्छे ग्रेड्स मिले। तो अब देख रहे हैं लास्ट बिफोर ईयर, ये तो वैसे ग्रामेटिकल सही नहीं है। द लास्ट ईयर बिफोर, अगेन फुल कोहेरेंस नहीं है, बिफोर लास्ट ईयर पिछले साल से पहले। ये क्या, ये तो क्या बोल रहा है कि पिछले साल से पहले, कोई पॉइंट ऑफ टाइम पूरे ईयर की बात नहीं कर रहा है। The year before last, the year before last Sully got very good grades. The year before last means जो पिछला साल है उससे भी पहले एक साल, मीन्स 2 years back. And before last year, before last year भी कोई एक पॉइंट आ सकता है। Before year last तो वैसे भी ग्रामेटिकल सेम नहीं है, before last year उसका कुछ हद तक ग्रामेटिकली सही है, बट इसका मीनिंग यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, द ईयर बिफोर लास्ट, मतलब 2 साल पहले सल्ली को बहुत अच्छे ग्रेड्स मिले थे। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड हम्बल। हम्बल का क्या मीनिंग होता है, कोई व्यक्ति जो बहुत मोडेस्ट हो, जो बहुत ज़्यादा, हम बोल सकते हैं पोलाइट हो, या फिर किसी भी चीज़ का ईगो अपने ऊपर लेके नहीं चलता है। तो इसका हम एंटोनिम पता करना, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिसऑनर। ऑनर हमें पता है आदर होता है, तो डिसऑनर तो क्या हुआ, अनादर, किसी से डिसरेस्पेक्टफुली बात करना। प्लेजेंट्री क्या होती है, प्लेजेंट्री मीन्स पोलाइट और कैजुअल रिमार्क्स, किसी से हंसी मजाक करना एकदम बहुत ही विनम्र तरीके से, वो होगी प्लेजेंट्री। मोडेस्ट क्या होता है, मोडेस्ट का तो मीनिंग हम्बल ही होता है। कोई व्यक्ति जो मोडेस्ट है, मतलब जो जिसमें ईगो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, जो हम सबसे सबको अच्छे से ट्रीट करता हो। और नेक्स्ट वर्ड एरोगेंट, तो पता ही है, घमंडी, अहंकारी। तब ऑब्वियसली हम्बल का एंटोनिम क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, एरोगेंट। क्वेश्चन नंबर 14, ईडियम का हमें मीनिंग पता करना है, बेयर द पाम। बेयर द पाम का क्या मीनिंग होता है, टू बी विनर,
टू बी विक्टोरियस। जो व्यक्ति विनर होता है उसके लिए यूज करते हैं बेयर द फार्म। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या होगा? टू ब्रिंग जॉयफुल न्यूज, लूज ए गेम, एडवोकेट पीस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टू बी ए विनर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। A 2007 to 2009 study स्पेस प्रोब्स फॉर एक्यूरेट नेविगेशन इन, ये तो यहीं पे इनके अंदर कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ए के बाद में जब एस में आ रहे हैं तो ये पे कोई कंटिन्यूटी कोहेरेंस नहीं बननी सेंटेंस में। नेक्स्ट, ए 2007 टू 2009 स्टडी एक्सप्लोर्ड फॉरवर्ड थिंकिंग टेक्निक्स स्पेस, ओके, एक्सप्लोर्ड फॉरवर्ड थिंकिंग टेक्निक्स पर्टिकुलर लुकिंग इनटू लो कॉस्ट ऑप्शंस। अगेन हमें ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूटी नहीं है, पी तक की लेकिन एस से कोई कंटिन्यूटी नहीं बनती है इसके अंदर। नेक्स्ट, और ऑप्शन नंबर 3, ए 2007 टू 2009 स्टडी पर्टिकुलर लुकिंग इनटू, अगेन यहाँ पे ही कोहेरेंस नहीं है। तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4। एग्जाम में आपको क्या करना, आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हो तो क्या करना आपको? 4th ऑप्शन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस रखिए और वो जो लास्ट में जो बचता है उसको आप सही करके आइए। फिर भी हम यहाँ पे करेंगे, ए 2007 टू 2009 स्टडी explored forward thinking techniques to synchronize time on board deep space probes for accurate navigation, in particular looking for low cost option। तो ऑब्वियसली हमें देख रहा है कि करना एकदम रेलिवेंट सेंटेंस बन गया है। तो ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, sentences of the paragraph are given below in a jumbled order। सेंटेंस को ही जंबल कर दिया, हमें मीनिंग और वो कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है। बी, हर फ्रेंड bought a bouquet for Shalini from the marketplace। शालिनी वाज स्कूलिंग, ये भी यही पे नहीं है। जब हम एक पैसिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से हर फ्रेंड बोट है, तो यहाँ से तो स्टार्ट होगी नहीं। एक लॉजिकल सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वो रहता है, फिर अपना सेंटेंस रहता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कुछ बिल्डअप होगा नैरेटिव और फिर उसका कुछ कंक्लूजन होगा। सो ऑप्शन नंबर 2, बी, द मार्केट प्लेस वॉज थ्रोइंग विद पीपल। बी के बाद में 8, द शालिनी वाज पुलिंग डाउन द फोन वाइल वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। व्हेन हर फ्रेंड अराइव्ड दे वेंट टू द मार्केट प्लेस। नेक्स्ट, बी, हर फ्रेंड बॉट ए बुके फॉर शालिनी फ्रॉम द मार्केट प्लेस। अब इसके अंदर क्या है कि कंटिन्यूटी नहीं, कंटिन्यूटी क्यों नहीं है? क्योंकि जो सेंटेंस जो सी है, ठीक है, इसके अंदर क्या बात कर रहा है कि वो मार्केट प्लेस की बात करे, और डी क्या बोल रहा है? मार्केट प्लेस वाज थ्रोइंग विद पीपल। तो ऑब्वियसली सबसे पहले सेंटेंस सी आना चाहिए, फिर डी आना चाहिए। वही करेक्ट ऑर्डर है कि भाई पहले शालिनी थी, फिर उसकी फ्रेंड आई, फिर मार्केट प्लेस की, फिर मार्केट प्लेस की क्वालिटीज को बता रहा है कि दैट वाज मार्केट प्लेस वाज थ्रोइंग विद पीपल। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। नेक्स्ट, ए, शालिनी वाज स्क्रॉलिंग डाउन द फोन while waiting for her friend। Her friend bought a bouquet for Shalini from the marketplace। अब मार्केट प्लेस की क्वालिटीज के बाद में बात कर रहा है, ये भी हमारे करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, शालिनी वाज स्क्रॉलिंग डाउन द फोन स्क्रीन while waiting for her friend। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। सी, व्हेन हर फ्रेंड अराइव्ड दे वेंट टू द मार्केट प्लेस। वो फोन देख रही थी, फिर उसकी फ्रेंड आई तो मार्केट प्लेस में गई। द मार्केट प्लेस वाज थ्रोइंग विद पीपल। अब वो मार्केट की क्वालिटी की बात कर रहा है कि मार्केट में लोग आ जा रहे थे। हर फ्रेंड बोट ए बुके फॉर शालिनी फ्रॉम द मार्केट प्लेस। वो मार्केट गए, मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, फिर मार्केट में उन्होंने क्या किया वो बताया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, एकदम लॉजिकल सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस को क्या बोलोगे? फर्स्ट ऑप्शन क्या? वाइटलाइज्ड। तो वाइटलाइज्ड का मीनिंग होता है, वाइटलाइज्ड का मीनिंग तो फिल्ड विद एनर्जी होती है, एनर्जी होता है, ये तो उसका एकदम अपोजिट वर्ड हो जाएगा। या फिर मेड लाइवली, हम बोल सकते हैं ऊर्जावान या सजीव होना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नर्वस। नर्वस क्या होता है? एंक्सियस और चिंतित, हम बोल सकते हैं इसको, या घबराया हुआ। वियरी, वियरी का क्या मीनिंग होता है? वियरी का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हुआ।
और ड्राउजी जो भी नींद में हो, हाफ स्लीप हम बोल सकते हैं, जो उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है उसको बोलते हैं ड्राउजी। तो फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, वाइटलाइज तो होगा नहीं, ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, नर्वस रिलेटेड वर्ड नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? वियरी। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज के साथ क्या मीनिंग होता है कि किसी व्यक्ति का जो पूरा सामान है, सारी उसकी एंटायर बिलोंगिंग्स है उसके साथ। मीन्स अगर कोई बंदा एक जगह छोड़ के चला जाता है विथ बैग एंड बैगेज, मीन्स वो अपना पूरा सामान लेके ही कहीं शिफ्ट हो गया है। तो बैग एंड बैगेज का क्या मीनिंग होगा? विथ बर्डन नहीं, विदाउट एनी एम नो, विदाउट हैप्पीनेस नो, विथ ऑल ऑफ वंस पोजेशंस। यस, करेक्ट आंसर क्या है? विथ ऑल ऑफ मीन्स पोजेशंस। क्वेश्चन नंबर 19, select the option that can be usually one word substitute for the underlying group of words remain supervising the exam। एक क्या होता है? एग्जामिनर। एग्जामिनर तो कौन होता है? जो एग्जाम लेने के बाद में कॉपीज को इवेल्यूएट करता है। क्यूरेटर कौन होता है? क्यूरेटर तो म्यूजियम के लिए होता है ना, म्यूजियम में क्यूरेटर होता है। म्यूजियम का हम बोल सकते हैं इंचार्ज होता है। संग्रहालय का अध्यक्ष होता है। कंट्रोलर जो किसी भी चीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जरूरी नहीं वो एग्जाम ही हो, कुछ भी चीज़ हो सकता है। और इन्विजिलेटर क्या होता है? इन्विजिलेटर क्या होता है? जो कोई भी एग्जाम होती है उसको कंडक्ट करना, उसको सुपरवाइज करना है पूरी एग्जामिनेशन को, तो उसको हम बोलते हैं इन्विजिलेटर। तो पहले का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, इन्विजिलेटर। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। द फॉलोइंग सेंटेंस हैड बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स a grammatical error। Neither the doctors nor the nurse were present when the patient reached the hospital। जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचा तो उस टाइम ना तो डॉक्टर प्रेजेंट थे ना नर्स प्रेजेंट थे। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब कोई भी दो सब्जेक्ट है उनको नाइदर और नोर से कंबाइन किया जाता है। तो हमेशा जो वर्ब होती है वो वर्ब किससे एग्री होती है? जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उससे एग्री करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? नाइदर, तो डॉक्टर्स नोट प्लस नर्स वर प्रेजेंट आगे। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है? नर्स है। नर्स क्या है? सिंगुलर है। ये सिंगुलर के लिए क्या आएगा? वर तो आएगा नहीं, वाज आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द नर्स वाज प्रेजेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लैंक नंबर 1 में क्या आएगा? टैटूइंग इज ए टैलेंट दैट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड डेस। टाइम एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मीनिंग होता है? अखंडता, ऑनेस्टी, एक व्यक्ति जिसका व्यवहार हर टाइम एक जैसा रहता है। कैपेसिटी, कैपेसिटी तो हम किसके लिए यूज करते हैं यूजुअली? कैपेसिटी तो हम जैसे टैंक की क्या कैपेसिटी है उन वर्ड्स में यूज करते हैं। लायबिलिटी, किसकी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। अगर आप कोई कॉस्ट पे होते तो आपकी कोई ना कोई लायबिलिटी होते हैं, या फिर आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो आपकी जिम्मेदारी कि उसको आप रिटर्न करो। और एबिलिटी क्या होती है? काबिलियत या क्षमता। सो द टैटूइंग इज ए टैलेंट दैट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड इंटीग्रिटी। कैपेसिटी और लायबिलिटी तो कोई सेंस नहीं बना रहा, एबिलिटी यहाँ पे रिलेवेंट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, fill in the blank number 2। There are many various kinds and ways of tattooing and there are many kinds मतलब कई तरीके के and views। जोल, इसको हम क्या बोलते हैं? जोलर। जोलर प्रोनाउंसिएशन इसका बहुत ही डिफरेंट है। जोलर क्या होता है? जोलर का मीनिंग होता है टाई, या हम बोल सकते हैं हिंदी में अगर पढ़ते हैं ना, शैली। डांस की कौन सी शैली है या म्यूजिक की कौन सी शैली है, या हम बोल सकते हैं प्रकार। कीज, चाबी, जेस्चर्स क्या होता है? इशारा, हाथ के इशारा, इशारे होते हैं, जेस्चर्स हम दिखाते हैं। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन ब्लैंक नंबर 2 क्या होगा? ज्वेलर्स। अलग अलग तरीके के और अलग अलग शैली के टैटूज होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, टैटूइंग वाज एंड स्टिल इज अ मींस टू कम्युनिकेट समवन्स थॉट। टैटू आज भी यूज होते हैं, पहले भी होते थे, अपने खुद की थॉट्स को लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए। और लाइफ बाय परमानेंटली डैश ए डिजाइन ऑफ इंक एंड कलर इनटू देयर फेस। तो परमानेंटली डिटेचिंग, डिटेच तो क्या होता है, किसी से सेपरेट करना, किसी से अलग करना। तो टैटू में हम तो इंक से अलग तो करते ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। इम्बेड क्या होता है, किसी चीज के अंदर जमाना, गाड़ना, या किसी चीज के अंदर स्टेब्लिश करना। कंबाइनिंग, जोड़ना। और फर्टिलाइजिंग का होता है फर्टिलाइजर से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या होगा, टैटू में इंक कैसे होती है, बॉडी की जो स्किन होती है उसके अंदर परमेनेट होके उसके अंदर ही जम जाती है, तभी तो टैटू का कलर परमानेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इज एम्बेडेड। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैक नंबर 4 में क्या आना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इन टैटूइंग इज टू डेवलप एन आर्टिस्टिक डैश एंड स्किल। तो आर्टिस्टिक ग्लिम्स, ग्लिम्स तो क्या होती है, एक ग्लिम्स, एक झलक। ड्रामा, ड्रामा हमें पता ही है। एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड या हम से प्यारा रवैया या दृष्टिकोण। और करियर तो पता ही होता है हमें, किसी का करियर, किसी का पैसा। तो ऑब्वियसली यहाँ का आंसर क्या होगा, एटीट्यूड। टैटूइंग के अंदर फर्स्ट स्टार्ट करती है एक आर्टिस्टिक एटीट्यूड को डेवलप करना, एक आर्टिस्ट का रवैया या दृष्टिकोण खुद में पैदा करना, क्योंकि आर्टिस्ट ही एक अच्छा टैटू बना पाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, एंड द स्किल टू स्केच एंड क्रिएट योर आर्ट वर्क। टैटूइंग पेनमैनशिप इज फार मोर डैश देन स्केचिंग ऑन पेपर। फर्स्ट ऑप्शन क्या, एग्रावेटेड। एग्रावेटेड तो क्या होता है, बिगड़ा हुआ, कोई बीमारी होती है एग्रावेट हो जाती है, तो मतलब और भी खराब होगी, बिगड़ गई। कन्फिस्केटेड, जब्त करना, जब्त की हुई। कॉम्प्लिकेटेड, जटिल। और ऑथेंटिकेटेड, ओरिजिनल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टैटूइंग पेनमैनशिप, जो टैटू बनाते हैं पेन से, वो क्या होती है, फार मोर कॉम्प्लिकेटेड देन स्केचिंग ऑन पेपर। पेपर पे स्केच करते हैं उससे ज़्यादा जटिल है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 6। फ्रेंड्स, यही थे आज के वीडियो और आज के 2 मॉक टेस्ट की डिटेल सॉल्यूशन। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टडी रिलेटेड PDF मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।